अच्छे मूर्तिकारों में शामिल है। चाहे सुरेंद्र नाथ कर का नाम हो जो बिहार में जन्मे, चाहे श्रीधर महापात्रा का नाम हो जो उड़ीसा में जन्मे, चाहे मूल रूप से नाम आए चिंतामणि कर का। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर वाले हैं चिंतामणि कर, जिनकी बहुत अच्छी रचना टाइटल्ड बहुत बार पूछी गई है। चाहे बात हो मीरा मुखर्जी की, धनराज भगत की, या फिर सांखो चौधरी की। आप सांखो चौधरी को जानते हैं, परगना बिहार में जिनका जन्म होता है। चाहे लीला मुखर्जी से क्वेश्चन पूछे, चाहे अमरनाथ सहगल से। तो आज हम लोग सभी को देखने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों ने पेन पेपर उठा लिया होगा। पहला पॉइंट लिया गया, सुरेंद्र नाथ कर का जन्म कब? तो 1892 ईस्वी को बिहार में हुआ। सुरेंद्र नाथ कर ने कला की शिक्षा तो नंदलाल बोस और अवनींद्र नाथ ठाकुर से ली थी। याद रखना, कला की शिक्षा किससे ली? अवनी बाबू और मास्टर मोसाई के द्वारा दिया गया। सुरेंद्र नाथ कर वास्तुकला विद्या में पारंगत कलाकारों में शुमार रहे हैं। याद रखना, सुरेंद्र नाथ कर बहुत अच्छा कलाकार माना जाता है, प्रख्यात मूर्तिकार हैं। सुरेंद्र नाथ कर ने लिथोग्राफ विद्या का प्रशिक्षण लंदन से प्राप्त किया है। लिथोग्राफी को सीखने का कार्य लंदन जाते हैं, वहां से करते हैं। वास्तुकार सुरेंद्र नाथ कर 1915 ईस्वी में विचित्रा क्लब के सदस्य बनते हैं और सुरेंद्र नाथ कर शांति निकेतन कला भवन में शिक्षक पद पे भी नियुक्ति प्राप्त करते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है। काम बहुत सारे किए हैं। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि वास्तुकार सुरेंद्र नाथ कर ने वास्तुकला की पश्चिमी पूर्वी शैलियों के साथ भारतीय स्थापत्य शैली को समाहित करने का काम किया है। तो जोड़ने का काम सुरेंद्र नाथ कर ने बहुत अच्छे से किया। जन्म कहाँ पे हुआ? 1892 बिहार में। गुरु कौन रहे इनके? तो नंदलाल बोस और अवनींद्र नाथ ठाकुर। अगला नाम आता है श्रीधर महापात्रा का। श्रीधर महापात्रा की अगर बात करते हैं तो जन्म 1912 में पुरी उड़ीसा में होता है। उड़ीसा मतलब वही कोणार्क वाला बेल्ट, ठीक है। नवीन पटनायक जहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आगे बात करें तो श्रीधर महापात्रा के मूर्ति शिल्पियों पर वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। श्रीधर महापात्रा श्रृंगार रस के प्रधान शिल्पी में जाने जाते हैं। श्रृंगार रस के अच्छे शिल्पियों में शुमार हैं श्रीधर महापात्रा जी। श्रीधर महापात्रा के पिता गिरधारी महापात्रा उड़ीसा की मूर्तिकला शैली के एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो गिरधारी महापात्रा भी प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि श्रीधर महापात्रा परंपरागत यथार्थवादी शैली के महान कलाकारों में शुमार रहे हैं। श्रीधर महापात्रा परंपरागत यथार्थवादी शैली के महान कलाकारों में, उच्च शैली के कलाकारों में शुमार रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि श्रीधर की मूर्ति शिल्पी में नायिका विषयों की प्रधानता रही है। नायिका मतलब महिलाओं की प्रधानता रही है, जिसमें नायिकाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया। चाहे वो राधा कृष्ण की काठ वाली मूर्ति हो, चाहे शिव और सती का हो, चाहे अर्धनारीश्वर का हो, चाहे अभिसारिका का हो। अभिसारिका पूछा गया क्वेश्चन से, नायिका भी पूछा गया क्वेश्चन से। तो सारी की सारे डाटा मूल रूप से किसने बनाए हैं? श्रीधर महापात्रा ने बनाए। श्रीधर महापात्रा बारीक नक्काशी और काष्ठ खुदाई शिल्पों के लिए बहुत फेमस कलाकारों में शुमार रहे हैं, बहुत कुशल कलाकारों में शुमार रहे हैं। बारीक नक्काशी करते थे, काष्ठ की खुदाई भी बहुत अच्छे से करते थे। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि श्रीधर महापात्रा लखनऊ कला विद्यालय में क्ले मॉडलिंग विभाग में 1943 ईस्वी में शिक्षक पद पर नियुक्ति प्राप्त करते हैं। किस सन में? 1943 में। जन्म इनका कब होता है? 1912 में। 1912 में इनका जन्म होता है। किस कॉलेज में? लखनऊ कला विद्यालय में। आप जानते हैं लखनऊ कला विद्यालय में एक अच्छे प्रिंसिपल होते हैं जिनका नाम होता है अजित कुमार हल्दर। 1925 में वो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि श्रीधर महापात्रा ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। हाँ, बिल्कुल प्राप्त किया था। और अगला पॉइंट दिया गया कि श्रीधर महापात्रा उड़ीसा के मंदिरों और वहां की मूर्तियों से काफी ज्यादा प्रभावित रहे, यानी कलिंग वाले बेल्ट से ज्यादा प्रभावित रहे, इसीलिए कास्ट में मूर्तियां खूब अच्छे से बनाते रहे। अगला पॉइंट आएगा श्रीधर महापात्रा के बारे में कि श्रीधर महापात्रा प्रख्यात क्या रहे हैं? तो मूर्तिकार रहे हैं, उसके बाद चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए? तो स्नान करती बाला हो, मिलन हो, द फर्स्ट किस हो, या फिर पार्वती गणेश हो। ये सब रचना किसके द्वारा बनाई गई? तो ये सारे चित्र हैं श्रीधर महापात्रा के। जबकि अगर शिल्पी की बात हो यानी मूर्ति की बात हो तो मूर्ति में राधा कृष्ण बहुत अच्छी मूर्ति है। राधा कृष्ण काष्ठ उत्कीर्ण मूर्ति है। शिव और सती की बात हो, काष्ठ उत्कीर्ण मूर्ति है। उमा की तपस्या हो, अर्धनारीश्वर हो, काष्ठ उत्कीर्ण है। गंगा काष्ठ उत्कीर्ण मूर्ति है। नायिका है, विशारिका काष्ठ उत्कीर्ण मूर्ति है। और नवरस जो है सीमेंट में बनाया गया श्रीधर महापात्रा की प्रख्यात मूर्तियों में शुमार है। तो ये तो बात हो गई श्रीधर महापात्रा के बारे में। अभी आपने सुरेंद्र नाथ कर को पढ़ा, श्रीधर महापात्रा को पढ़ा। अब हम लोग बढ़ते हैं चिंतामणि कर के बारे में। चिंतामणि कर मूल रूप से खड़गपुर पश्चिम बंगाल में जिनका जन्म होता है।
1915 का सन होता है। आइए उन्हें देखते हैं, फिर उनके प्रख्यात शिल्पियों के बारे में देखेंगे। चिंतामणि कर भारतीय चित्रकला में मूल रूप से इनका संबंध एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में रहा है। चिंतामणि कर का जन्म 1915 में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में होता है। इन्हें चित्रकला के गुरु के रूप में कौन स्वीकार करते हैं? मूल रूप से किसके शिष्य होते हैं? तो क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के प्रख्यात शिल्प जो है शिष्यों में शुमार रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा सुरेंद्रनाथ कर नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर नहीं, अवनी बाबू के शिष्य थे। श्रीधर महापात्रा मूल रूप से तो आप जानते हैं कि पिताजी गिरधारी महापात्रा बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, तो उन्हीं से शिक्षा ले लेते हैं। हालांकि ये जो है आगे चलते हैं और बंगाल शैली में भी इन्होंने चित्रकारी की है, वहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत सीखे हैं। बाद में लखनऊ आर्ट कॉलेज में आते हैं, वहाँ पे एज टीचर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तो श्रीधर महापात्रा की बात है। चिंतामणि कर मूल रूप से क्षितेंद्र बाबू के अच्छे शिष्यों में शुमार रहे। अगला पॉइंट कि चिंतामणि कर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की। तो हाँ, प्राप्त की। इससे पहले श्रीधर महापात्रा ने भी प्राप्त की, इससे पहले सुरेंद्रनाथ कर ने भी प्राप्त की। अगला पॉइंट आता है चिंतामणि कर को उनके मूर्ति शिल्प द स्टैंड के लिए स्वर्ण पदक मिला था। हाँ बिल्कुल मिला था, स्वर्ण पदक से नवाजा गया था। किसे नवाजा गया था? चिंतामणि कर को। एक बार क्वेश्चन से छपा हुआ है, इसलिए याद रखना। वर्ष 1948 में लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के लिए चिंतामणि कर को द स्टैग मूर्ति शिल्प का निर्माण करवाया गया था। 1938 ईस्वी में चिंतामणि कर मूर्ति कला का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो 1938 में पेरिस चले जाते हैं। जन्म इनका कब होता है? 1915 ईस्वी में होता है। अगला पॉइंट आता है कि चिंतामणि कर का शिल्प माध्यम क्या रहा है? तो चिंतामणि कर का जो शिल्प माध्यम रहा है वो लकड़ी में बनाते हैं, टेराकोटा में बनाते हैं, पत्थर में बनाते हैं और धातु में भी चित्रण का कार्य कर देते हैं। अगली एक बहुत अच्छी रचना आती है चिंतामणि कर की, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड की बात करें, पहले आप मूर्ति देख लीजिए, यही है मूर्ति अनटाइटल्ड। किसने बनाया है? चिंतामणि कर के द्वारा बनाया जाता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध अप्सरा मूर्ति शिल्प श्रृंखला चिंतामणि कर की है, जिसका माध्यम क्या रहा है? तो अप्सरा को इन्होंने ब्रांज माध्यम यानी कांसा माध्यम में बनाया है। ललित कला अकादमी का कला रत्न पुरस्कार कब मिलता है इन्हें? तो 2004 में मिलता है। 2005 में इनकी मृत्यु होती है, उससे पहले कला रत्न अवार्ड भी मिल जाता है। चिंतामणि कर का निधन कब होता है? 2005 में होता है। कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। जन्म कहाँ पे हुआ था? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला पॉइंट, अच्छी पुस्तकें कौन सी हैं? तो चिंतामणि कर की प्रमुख पुस्तकों में शुमार है क्या? क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर। ये चिंतामणि कर के द्वारा लिखी गई अच्छी पुस्तकें हैं, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर। चिंतामणि कर को 1974 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान भी मिलता है और चिंतामणि कर को प्रमुख चित्र शकुंतला है। और शकुंतला कब बनाया गया? 1936 में बनाया गया। किस पे बनाया गया? कागज पर ग्वास और इंक के द्वारा चिंतामणि कर ने शकुंतला को सहेजा है, शकुंतला को बनाया है। किस सन में बनाया? 1936 में बनाया था। अगला पॉइंट आता है कि चिंतामणि कर ने मूर्ति शिल्प पर द ग्रोबियन इमेज और द स्कल्पचर स्पीकिंग नामक 2 लघु फिल्मांकन का भी आयोजन किया है। किस पे? द ग्रोबियन इमेज पे एक किया है और दूसरा द स्कल्पचर स्पीकिंग में। इन दोनों पे मूल रूप से इन्होंने छोटा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप का फिल्म भी बनाया। अच्छा, चिंतामणि कर की अच्छी शिल्प कौन सी हैं? तो अच्छी शिल्पों में जो शुमार है स्टैंडिंग वुमेन है। स्टैंडिंग वुमेन किस में बनाया गया? ब्रांज माध्यम में बनाया गया। फ्लाइंग फिगर की अगर बात करें तो फ्लाइंग फिगर भी ब्रांज माध्यम में चिंतामणि कर के द्वारा बनाया गया। जबकि फ्लाइट की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। फ्लाइट मूर्ति भी बहुत अच्छी मूर्तियों में शुमार है और चिंतामणि कर के द्वारा ही बनाई जाती है। शक्ति की अगर बात करते हैं तो कास्ट माध्यम में बनाया गया है और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। जबकि नायिका मूर्ति जो बनाई गई ये ब्रांज माध्यम में चिंतामणि कर के द्वारा बनाई जाती है, याद रखना। अगला प्रख्यात मूर्ति आता है गणेश का। गणेश मूर्ति भी ब्रांज माध्यम में चिंतामणि कर के द्वारा बनाया जाता है। स्केटिंग द स्टैंड जो है ये मूल रूप से किसमें बनाया गया है? ये भी ब्रांज माध्यम की अच्छी मूर्तियों में शुमार है। और क्लाउड मैसेंजर या माँ और बच्चा जो है ये टेराकोटा माध्यम में बनाई गई प्रख्यात मूर्तियों में शुमार है। क्लाउड मैसेंजर माँ और बच्चा ये टेराकोटा माध्यम में बनाया गया है, पकी हुई मिट्टियों में बनाई गई मूर्ति है। मूर्तिकार कौन है? चिंतामणि कर है। चिंतामणि कर वही जो क्षितेंद्र बाबू के अच्छे चितेरों में शुमार हैं, अच्छे चेलों में शुमार हैं, अच्छे शिष्य में शुमार है। चिंतामणि कर का जन्म 1915 खड़गपुर पश्चिम बंगाल में होता है। मृत्यु कोलकाता 2005 में होती है।
आगे बात करते हैं हम लोग तो लीला मुखर्जी के बारे में देख लेते हैं। लीला मुखर्जी की अगर बात करें तो लीला मुखर्जी का जन्म 1916 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। लीला मुखर्जी भित्ति चित्रकार हैं, भित्ति कलाकार हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी भी हैं लीला मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी है कौन? लीला मुखर्जी। लीला मुखर्जी ने अपनी कला शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की, यानी बंगाल से प्राप्त की है। शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनती हैं? तो शांति निकेतन से पहली महिला कलाकार जो शिक्षा प्राप्त करती हैं नाम है लीला मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी। अगला पॉइंट आता है लीला मुखर्जी की प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। तो लीला मुखर्जी प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार के रूप में प्रख्यात हैं, याद रखना है। अगला पॉइंट आएगा प्रसिद्ध शिल्पकार मृणालिनी मुखर्जी क्या हैं? तो लीला मुखर्जी की पुत्री हैं मृणालिनी मुखर्जी, जो आज की डेट में बहुत फेमस रही। लीला मुखर्जी का निधन कब होता है? 2003 में दिल्ली में लीला मुखर्जी अंतिम सांस लेती हैं। अंतिम सांस दिल्ली में लेती हैं। जन्म 1916 में कहाँ पे होता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। लेकिन पढ़ाई कहाँ करती हैं? शांति निकेतन में करती हैं। अच्छा, शादी किससे हुई? तो विनोद बिहारी मुखर्जी से हुई। ये बात लीला मुखर्जी की हो गई, प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। आगे बात करते हैं अमरनाथ सहगल के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा इसमें प्रख्यात मूर्तिकार नहीं है, तो वहां आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को हल करना है। अमरनाथ सहगल 1922 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। अमरनाथ सहगल का जन्म कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में जिला अटक, कैंप बेलनपुर, वर्तमान पाकिस्तान में। जिला अटक, कैंप बेलनपुर, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पे अमरनाथ सहगल का जन्म होता है। किस सन में होता है? 1922 में होता है, यानी 1922 में होता है। अमरनाथ सहगल भारत विभाजन के दौरान 1947 में पाकिस्तान से आकर के दिल्ली में बस जाते हैं। अमरनाथ सहगल कलाकार शीर्षक नाम से कविताएं भी लिखा करते हैं। तो अमरनाथ सहगल प्रख्यात कवि भी रहे हैं, कलाकार भी रहे हैं, याद रखना। अगला पॉइंट आएगा कि अमरनाथ सहगल ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में कला शिक्षक पद पर रह करके अपनी सेवाएं दी हैं। तो हाँ, दी हैं। कहाँ पे? नई दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इन्होंने एज अ टीचर के रूप में कार्य किया है। अमरनाथ सहगल ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1966 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की थी। और अमरनाथ सहगल के द्वारा मुख्यतः जो मूर्ति है वो गौणतया छापाकार और चित्रकार के रूप में जानी जाती है। तो मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं और चित्रकार हैं कौन? अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल का जन्म कहाँ पे हुआ? सिंध प्रांत पाकिस्तान वाला कैंप बेलनपुर पाकिस्तान में हुआ। अगला पॉइंट आता है कि अमरनाथ सहगल मूर्ति शिल्प का प्रायः माध्यम कैसा रहा है? तो जो अमरनाथ सहगल ने मूर्तियां बनाई वो कांसा माध्यम में ही बनाई, ब्रांज माध्यम में ही ज़्यादातर बनाई हैं। ज़्यादातर माध्यम जो है ब्रांज ही रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी की प्रतिमा हो, चाहे वो मूल रूप से आक्रोशित भरी चीखें हो, चाहे माँ और शिशु हो। आगे बात करते हैं तो अमरनाथ सहगल की मूर्ति शिल्पी अभिव्यंजनावादी रही है। अमरनाथ सहगल मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, जैसे डीपी राय चौधरी जाने जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा लीला मुखर्जी जानी जाती हैं। आगे बात करें तो 1958 ईस्वी में अमरनाथ सहगल को उनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें, क्राइज अनहर्ड की अगर बात करते हैं, अनसुनी चीखें क्राइज अनहर्ड पर ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हें गोल्डन पुरस्कार यानी स्वर्ण पदक सम्मान से भी नवाजा जाता है। किस सन में? 1958 में ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक इन्हें मिल जाता है। किसके लिए? अनसुनी चीखे के लिए, यानी क्राइज अनहर्ड के लिए। अगला पॉइंट आता है अमरनाथ सहगल ने लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स यानी सान्याल स्टूडियो में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? तो मूल रूप से अमरनाथ सहगल ने लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स जो कॉलेज है कहाँ पे है? सान्याल स्टूडियो के पास है। तो वहाँ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, फिर आगे उन्होंने कार्य किया है। अमरनाथ सहगल का जन्म आपको हर हाल में याद रखना है, कैंप बेलनपुर पाकिस्तान 1922 यानी 1922 में हुआ है। अगली पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अमरनाथ सहगल के बारे में क्या कहा जाता है? तो अमरनाथ सहगल द्वारा रचित जो काव्य श्रृंखला है जिसे कहा जाता है लोन सोम जर्नी। लोन सोम जर्नी को किसने लिखा? अमरनाथ सहगल ने लिखा। क्या है? प्रख्यात मूर्तिकार हैं। एक नई सुबह की प्रतीक्षा मूल रूप से काव्य संग्रह है, तो एक नई सुबह की प्रतीक्षा किसने लिखा है? अमरनाथ सहगल के द्वारा लिखा जाता है। अगला पॉइंट आएगा अमरनाथ सहगल फाववादी कलाकार हेनरी माथिस से काफी प्रभावित रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी माथिस से इनमें से कौन प्रभावित रहा है? तो आपको लगाना होगा अमरनाथ सहगल प्रभावित रहे।
अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा वर्तमान में कहाँ पे है, तो नगर पालिका पार्क लक्समबर्ग में मूल रूप से इस टाइम पे महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। किसने बनाया है महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा, तो अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाई गई है। अमरनाथ सहगल की मूर्ति शिल्प आगे बढ़ते कदम पर वर्ष 1957 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार किस पे मिलता है, तो आगे बढ़ते कदम पे मिलता है। किसकी रचना है, अमरनाथ सहगल की रचना है। अगला पॉइंट, अमरनाथ सहगल ने लिथियो नहीं कैलीग्राफी चित्र बनाने और जिसका आधार कैसा रखा, तो कैलीग्राफी चित्र को बनाने के लिए मूल रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग किया। उर्दू भाषा का प्रयोग किया, तो याद रखना कैलीग्राफी चित्र किसने बनाए हैं, अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाया जाता है। अमरनाथ सहगल जन्म तो मूल रूप से कहाँ पे होता है, आप जानते हैं पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान का बेल्ट होता है कैंप बेलनपुर, 1922 में जन्म होता है। लेकिन इनकी निधन आप जानते हैं ये नई दिल्ली में आते हैं, बस जाते हैं 1947 के पास, तो 2007 में नई दिल्ली में इनके अंतिम सांस लेते हैं, यानी निधन होता है। प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं की अगर बात करते हैं तो रामायण श्रृंखला बनाई जो कागज पे जल रंग के द्वारा है, 2004 की श्रृंखला है। और महाभारत चित्र श्रृंखला भी इन्होंने बनाई है कागज पे जल रंग के द्वारा, 2004 में वो भी। अमरनाथ सहगल की ये चित्र श्रृंखलाएं हैं। उसके बाद अमरनाथ अपने जीवन के आखिरी वर्षों तक भारत में कलाकारों को बौद्धिक संपत्ति का आधार जो है, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार विशेषतया रचना, स्वास्थ्य का नैतिक अधिकार दिलवाने में महत्वपूर्ण निभाने का जो है काम किया और उसके अग्रदूत बन करके उभरे। तो अमरनाथ सहगल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। बात करते हैं आगे, तो अमरनाथ सहगल के बारे में कहा जाता है कि अमरनाथ सहगल दिल्ली में 1956 ईस्वी में स्थापित विज्ञान भवन के लिए 40 × 140 फीट का कांस्य म्यूरल बनाया। किसने बनाया, अमरनाथ सहगल ने बनाया। कहाँ पे बनाया, तो मूल रूप से विज्ञान भवन के लिए बनाया। वो म्यूरल कांस्य म्यूरल बनाया जो 1956 से 60 ईस्वी के माध्यम में पूर्ण हुआ और स्थापित किया गया। अमरनाथ सहगल भारत के मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं और शिक्षक भी रहे हैं। तो कवि, शिक्षक, चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस रहा है, भारत के अमरनाथ सहगल बहुत फेमस नाम रहे हैं, जो 2007 में बिल्कुल काल के कपाल में चले जाते हैं, 2007 में जिनकी मृत्यु हो जाती है। प्रख्यात मूर्तियों की अगर बात करते हैं तो प्रख्यात मूर्ति शिल्पी कौन कौन सी है अमरनाथ सहगल की, आपको प्रख्यात मूर्ति शिल्पियों की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई, अनवर्ड मार्च बनाया जो आगे बढ़ते खत्म है, द कैपेबिलिटी है यानी बंदी है, एमिंग फॉर एक्सीलेंस है बहुत अच्छी मूर्ति है, अपराइजिंग है, पैलेस ऑफ टाइम है, अनसुनी चीखें हैं, आक्रोश भरी चीखें हैं, माँ और शिशु है, गिरते हुए पत्ते हैं, संगीत में कंपन है, भूख मूर्ति है, बलात्कार मूर्ति है, बांसुरी वादक मूर्ति है, पैसेज ऑफ टाइम है, द चार्ज है और संघर्ष है। ये सब के सब मूर्ति शिल्प हैं, किसने बनाए हैं, सभी के सभी मूर्ति अमरनाथ सहगल ने बनाया, जिनका जन्म कैंप बेलनपुर पाकिस्तान में हुआ था। प्रमुख चित्रों की अगर बात करें केवल चित्र की, तो चित्र को बनाने में सबसे पहला चित्र प्रतीक्षा है जो कैनवास पे तैलीय रंग के द्वारा बनाया गया। देन गणेश चित्र है जो सिल्क स्क्रीन पे बनाया गया। फिर ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण है जो कागज पर मिश्रित माध्यम में बनाया गया है, किसके द्वारा, अमरनाथ सहगल के द्वारा। अगला चित्र आता है विदाई वन गमन राम लक्ष्मण सीता की खोज के लिए मंत्रणा करते हुए मिश्रित माध्यम में बनाया गया। विदाई वनगमन अगर बात करते हैं तो ये भी मूल रूप से किसकी रचना है, किसके द्वारा चित्र बनाया गया, अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाया गया। तो इतना नाम अमरनाथ सहगल के बारे में आपको याद रखना होगा, काम आपका बन जाएगा। मृत्यु कहाँ पे हुई, 2007 दिल्ली में हुई है। जन्म कहाँ पे हुआ, आपको याद रखना है कैंप बेलनपुर पाकिस्तान में हुआ। कब हुआ, 1922 में हुआ, यानी 1922 में हुआ है। अगला प्रमुख प्रख्यात कलाकार, चित्रकार जो आप नाम जाने वो याद रखिएगा, शंखो चौधरी का। शंखो चौधरी की अगर बात करते हैं, जन्म 1916 में परगना बिहार में एक संथाल परिवार में हुआ था। शंखो चौधरी का पारिवारिक नाम नर नारायण था, लेकिन उपनाम शंखो के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शंखो चौधरी 1945 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से कला में डिप्लोमा करते हैं। मूर्तिकार रामकिंकर बैस के निर्देशन में इनका डिप्लोमा पूर्ण होता है। तो याद रखना इनके कला गुरु कौन, रामकिंकर बैस हो जाते हैं। 1945 ईस्वी में ही धातु ढलाई नेपाली पद्धति का प्रशिक्षण भी कौन लेता है, तो शंखो चौधरी के द्वारा लिया जाता है। बर्ड ब्रांज माध्यम में बनाया गया है। ये है बर्ड रचना, देख लीजिए, ये है बर्ड, ये है इनका बर्ड, देख लीजिए दिखाई दे रहा है, ये बर्ड है, मूल रूप से शंखो चौधरी का है। ब्रांज माध्यम यानी कांसा माध्यम में बनाया गया है। आगे अगर बात करते हैं तो शंखो चौधरी एक प्रयोगवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। शंखो चौधरी का जन्म याद रखना, परगना कहाँ पे, बिहार में। शंखो चौधरी अपने शिल्पों में अंतिम सज्जा के रूप में विपरीत सामग्री जैसे प्रस्तर लकड़ी हो गया, लकड़ी धातु हो गया, धातु के साथ ईंट और सीमेंट का प्रयोग हो गया, इसमें ज़्यादा करते रहे।
MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से शिल्पी कला के लिए एक संपूर्ण कार्यशाला की स्थापना की। यहाँ पे आप 20 वर्षों तक लगातार कला अध्यापक के रूप में कहा। तो बड़ौदा में मूल रूप से शंखू चौधरी 20 साल तक लगातार कला अध्यापक के रूप में कार्य किए हैं, कला शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं। 1976 में राष्ट्रीय ललित अकादमी की गढ़ी कार्यशाला में भी शिल्प कला का कार्यस्थल मूल रूप से इन्होंने किया है। शिल्प कला में मूल रूप से इन्होंने कार्यशालाएं स्थापित की हैं। किसने? मूल रूप से शंखू चौधरी के द्वारा किया गया। शंखू चौधरी के मूर्ति शिल्प आरंभ में घनवादी प्रवृत्ति के जो है प्रभावित थे, घनवाद से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं स्टार्टिंग में शंखू चौधरी जी। कौन कौन से पुरस्कार शंखू चौधरी के मिल चुके हैं तो आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय कला पुरस्कार मिलता है शंखू चौधरी को 1956 में, पद्म पुरस्कार 71 में, विश्व भारती का अवन गमन पुरस्कार 1979 में मिलता है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से PhD की मानद उपाधि 1997 में मिलती है, विश्व भारती विश्वविद्यालय से PhD यानी दासीकोत्तरम से 1998 में मिलती है, कालिदास सम्मान 2002 में मिलता है, आदित्य बिड़ला कला पुरस्कार 2002 में इन्हें मिलता है। किसको मिलता है? शंखू चौधरी को मिलता है। सुप्रख्यात मूर्तिकार हैं, परगना बिहार में जिनका जन्म 1916 में होता है। प्रमुख मूर्ति शिल्पियों की अगर बात करते हैं तो शंखू चौधरी नारी आकृति, वन्य जीव के अतिरिक्त आवाच्य अंकन के सिद्धस्थ कलाकारों में शामिल रहे। लोक कला और आदिवासी कला के साथ उनका विशेष लगाव रहा है। प्रमुख मूर्ति शिल्पियों में वर्ड फ्राम आता है, मदर एंड चाइल्ड आता है, डक स्टैंडिंग फिगर आता है, फिगर ऑन द वुमेन आता है, मौना बेंद्रे या फिर मौना बेंद्रे आता है, द वर्ड आता है, न्यूड आदि जो है शंखू चौधरी की महत्वपूर्ण काष्ठ कलाकृतियों में शुमार है। पुरस्कार भी बहुत कुछ मिला है, जो है अच्छी अच्छी मूर्तियां भी इनकी फेमस रही हैं। अगला नाम धनराज भगत का देखेंगे। प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में धनराज भगत जाने जाते हैं। धनराज भगत की अगर बात करते हैं, जन्म कहाँ पे हुआ? 1917 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ है। शिल्प कला में डिप्लोमा कहाँ से मिलता है? तो म्यू कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से इन्हें मूल रूप से डिप्लोमा मिलता है शिल्प कला में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में मूर्तिकला विभाग में विभागाध्यक्ष कब होते हैं? तो मूल रूप से ये आगे चल करके कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं और उसी पद से मूल रूप से सेवानिवृत्त भी होते हैं। धनराज भगत पेपर मेसी सीमेंट, आगे बात करते हैं धनराज भगत के लिए तो पेपर मेसी, सीमेंट कास्टिंग, धातु ढलाई और बिल्डिंग सिरेमिक, लकड़ी, प्रस्तर, धातु, एमेलिंग माध्यमों में तकनीकियों का कार्य बहुत अच्छे से किया है। धनराज भगत लकड़ी, प्रस्तर, धातु, सीमेंट आदि के लिए अतिरिक्त कीलों का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करते थे। शिल्प के गढ़े हुए कलाकारों में शुमार रहे। धनराज भगत कल्पना प्रधान और भावुक शिल्पियों के रूप में जाने जाते हैं। धनराज भगत प्रख्यात मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वो मूर्तिकार के रूप में जैसे DP राय चौधरी जाने जाते थे, ऐसे धनराज भगत प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। चाहे घोड़े की नालबंदी हो, आप देखेंगे बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। धनराज भगत दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य और ग्रुप सेक्रेटरी भी रहे हैं। किसके? दिल्ली शिल्पी चक्र के। धनराज भगत का प्रारंभिक झुकाव चित्रकला की तरफ था। उसके द्वारा निर्मित जो है चित्राकृतियां कैसी हैं? तो भव्य चित्राकृतियां दिखाई देती हैं। धनराज के झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में खुला वातावरण और अक्रियतम अभिव्यंजना रही है, अक्रियतम अभिव्यंजना दिखाई देती है। धनराज भगत ने बाह्य आडंबर से मुक्त यथार्थवादी पद्धति पे मूर्तियां गढ़ी हैं, यथार्थवादी पद्धति में मूर्तियां गढ़ी हैं। धनराज भगत की प्रमुख मूर्ति शिल्प घोड़े की नालबंदी है। घोड़े की नालबंदी बहुत फेमस रचना है, आप देख लीजिए नीचे यही है घोड़े की नालबंदी। घोड़े की नालबंदी किसने बनाई? तो यह धनराज भगत की मूर्तियां हैं। देख लीजिए घोड़े हैं, ये घोड़ा, ये घोड़ा, ये घोड़ा, ये नाल बन रहा है इनका, ठीक है। तो किसकी रचना है? धनराज भगत की है। बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। लाहौर में जिनका जन्म 1917 में होता है। 1977 ईस्वी में धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया जाता है। 1977 में मूल रूप से इन्हें पद्मश्री से जो है नवाजा जाता है। मृत्यु उपरांत राजकीय कला विद्यालय चंडीगढ़ से अपना परिसर में धनराज भगत की स्मृतियों को सजोने के लिए स्कल्पचर पार्क की स्थापना भी हो जाती है। कहाँ पे होती है? तो मूल रूप से चंडीगढ़ में हो जाती है। ये सब नाम हो गया। अब थोड़ा सा प्रसिद्ध शिल्पी देख लें। जैसे आप देख रहे होंगे तो शिवा डांसिंग बहुत अच्छी शिल्पी है। ये है भगवान शिव नटराज के रूप में दर्शाए गए हैं। शिवा डांसिंग को मूल रूप से प्लास्टर माध्यम में श्रीमती कमला भगत के निजी संग्रहालय में रखा हुआ है। धनराज भगत ने जो बनाया था। किसके? श्रीमती कमला भगत के निजी संग्रहालय में रखा हुआ है। शिवा डांसिंग धनराज भगत की प्रख्यात मूर्तियों में शुमार रहे हैं। जैसे आप देखेंगे शिल्पियों के लिए तो इनकी जो है अच्छी अच्छी शिल्प कौन है? शिवा डांसिंग है प्लास्टर में, सितार वादक है सीमेंट में, वांसुरी वादक है ब्लेंडर कॉपर में, जबकि कॉस्मिक मैन है प्लास्टर में, द किस है लकड़ी में, मैन है प्लास्टर और आयरन में, पोर्ट्रेट है लकड़ी में, द किंग है वुड एंड ब्रॉन्ज नेल्स में मूल रूप से बनाया गया है धनराज भगत के द्वारा। धनराज भगत को याद रखना बहुत
फेमस नाम हैं। यथार्थवादी पद्धति पे इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को गढ़ा है। आपने सभी का नाम लगभग देख लिया। धनराज भगत के बाद हम लोग प्रख्यात मूर्तिकार जिनका जन्म कोलकाता में होता है उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। मीरा मुखर्जी 1923 से 1998 तक जिनका कार्यकाल रहा है। जन्म कब हुआ? 1923 में हुआ, कोलकाता में। आगे मीरा मुखर्जी मुख्य रूप से क्या है? तो मूर्तिकार हैं, याद रखना है। मीरा मुखर्जी प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। मीरा मुखर्जी ने आरंभिक कला शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से ली है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट पूछा जाता है कि शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इफेंड्री जो राज्य में मेहमान था उससे कला प्रशिक्षण किसने लिया है? तो ऐसा कारनामा भी मीरा मुखर्जी के द्वारा ही किया जाता है। 1953 में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में टोनी स्टैंडलम और हेनरिक किंचर से मूर्ति कला की शिक्षा भी प्राप्त की है। कहाँ पे? म्यूनिख में। कहाँ? जर्मनी में। अगला, मीरा मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से डोकरा कास्टिंग में भी प्रशिक्षण को ग्रहण किया है, यानी प्राप्त किया है। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री सम्मान 1992 में यानी भारत सरकार ने 1992 में दिया है। अगर प्रमुख कृतियों की बात करें तो प्रमुख प्रतिमा सिस्टिंग वुमेन है, ब्रांज माध्यम में 1990 में बनाया गया मीरा मुखर्जी के द्वारा। मीरा मुखर्जी की प्रख्यात मूर्ति शिल्पी कौन सी है? तो बांसुरी बजाने वाला। देख लीजिए, यह है बांसुरी वादक यानी बांसुरी बजाने वाला। किसकी रचना है? मीरा मुखर्जी की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। आगे बात करते हैं, देख लीजिएगा, अशोका इन कलिंगा, मिनी बस, सृष्टि, माँ और बच्चा, अर्थ करीज, द रूम, द स्टॉर्म प्रमुख कांस्य शिल्पियों के रूप में जानी जाती है। मीरा मुखर्जी ने बनाया है। मीरा मुखर्जी की जो पुस्तक है उसे मेटल क्राफ्ट्स मैन इन इंडिया तथा फोक मेटल आर्टिजन्स